So in this video we will again discuss the same thing which we have discussed in thermodynamics, and I already told you that this topic will again come in equilibrium. So the relation between delta G and equilibrium. Let us assume there is a reversible reaction AA plus BB gives CC plus BB gas. At any instant, the Gibbs free energy change of the reaction is equals to standard Gibbs free energy of the reaction plus 2.303 RT log base 10 QT. ठीक है, ये डेरिवेशन हम कर भी चुके हैं. डेल्टा GR is the Gibbs energy of the reaction. Delta G naught R is the standard Gibbs energy. And what does standard Gibbs energy means? When we are taking the partial pressure, if that is gas, then partial pressure 1 bar है ना. आप बार को एटीएम से एटमॉस्फेरिक से एक्सचेंज कर सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है उससे, फिर भी 1 बार. And concentration of all the reactant and product should be 1 molar if we are taking it as an aqueous. So temperature should be in Kelvin and Qp is the reaction quotient at any instant. आपको मालूम है at equilibrium this reaction quotient becomes Kp. Now at equilibrium आपको मालूम है equilibrium पे जो change in Gibbs free energy है that becomes 0 is equals to delta G naught R प्लस 2.303 RT log base 10 AP. तो ये चीज आगे मैं ड्रॉप कर दूंगा क्योंकि log base जनरली हम 10 ही लेते हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन हम 10 यूज करते हैं. नाउ डेल्टा G naught R इज इक्वल्स टू ये वाली पूरी टर्म माइनस में आ जाएगी, माइनस 2.303 RT log AP. अब फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स वी हैव डिराइव्ड दिस मच, है ना, ये हमने डिराइव करा था दैट डेल्टा G naught इज इक्वल्स टू डेल्टा H naught R माइनस T डेल्टा S naught, है ना. अगर if we are talking about standard condition then we will use not. If we are talking at any concentration then not term will be dropped. Now comparing both the equation, delta G naught R equals to minus 2.303 RT log Kp is equals to, इसको यहाँ लिख दिया delta G naught R equals to delta H naught R minus T ds यानी T delta S. अब log Kp ये वाला पूरा टर्म नीचे ले आया, डेल्टा G naught R अपॉन 2.303 RT प्लस T डेल्टा S के यानी उसके नीचे लेकर आऊंगा तो 2.303 RT से T कट जाएगा. ओवरऑल जो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी दैट इज log Kp इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा H naught R अपॉन 2.303 RT प्लस डेल्टा S naught R अपॉन 2.303 RT. दिस स्मॉल r इज for reaction and large the bigger one is that is a universal constant. अब you know very well this is considering this is a straight line equation, this is y and this is mx m, this part is m, and 1 upon t is the x. So y is equals to mx plus c. So this is what? This is intercept. तो मैंने दो इक्वेशन प्लॉट कर दी है. दिस इज फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यू नो वेरी वेल. एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो डेल्टा H की वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव. तो ये जो इसकी स्लोप है, ये स्लोप जो है वो क्या है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज डेल्टा H नॉट माइनस डेल्टा H नॉट R अपॉन 2.303 माइनस डेल्टा H नॉट R अपॉन 2.303 R, है ना. ये इसकी स्लोप है. अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया. तो यही रीजन है कि इसकी स्लोप क्या है, पॉजिटिव. नाउ टॉकिंग अबाउट इंटरसेप्ट, तो दिस इज इंटरसेप्ट एंड इट्स वैल्यू इज डेल्टा S नॉट R अपॉन 2.303 R. ठीक है. तो अगर मैं बात करूं एंडोथर्मिक में, तो एंडोथर्मिक में ये जो माइनस था ये माइनस ही रहेगा क्योंकि डेल्टा H नॉट R की वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है, तो इसलिए ओवरऑल स्लोप नेगेटिव है. इंटरसेप्ट आपको मालूम है, द सेम इंटरसेप्ट विल अप्लाई हियर एंड दिस रिएक्शन इज एंडो, है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन है. अब आपको मैंने पहले ही बताया है, अभी लीच एटेलियर में बताया कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे एंडोथर्मिक प्रोसेस में तो रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट. इफ you are going to increase temperature in case of exothermic reaction, the reaction will move backward. अब Kp का क्या रिलेशन है, अब देखो 1/T अगर बढ़ा रहे हो एक्सोथर्मिक के केस में तो 1/T बढ़ा रहे हो यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे
तो ओवरऑल घटेगा। तो ये 1/T बढ़ा रहे हो मतलब T की वैल्यू घट रही है। हाँ, यानी टेम्परेचर घटाओगे तो log Kp की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर टेम्परेचर घटाओगे तो log Kp की वैल्यू घटेगी। ठीक है, सो दैट इज, ये मैंने आपको उसमें थर्मोडायनेमिक्स में बता रखा है। नाउ फॉर अ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी आर इज इक्वल टू 0, अभी हमने देखा है डेल्टा जी नॉट आर नीड नॉट बी इक्वल टू 0। जरूरी नहीं है कि डेल्टा जी नॉट आर भी 0 हो, बट ये 0 हो सकता है। द कंडीशंस आर likewise delta G naught R equals to 0 if partial pressure of a gas at equilibrium are considered to be 1 bar, तो अब जाके delta G naught R की वैल्यू 0 होगी। तो अब हम देख लेते हैं कैसे। यहाँ पे 0 रख के देख लिया, 0 इक्वल्स टू -2.303 RT log Kp, तो ये वाला पूरा टर्म 0 के नीचे आएगा तो 0 हो जाएगा, एंड log Kp इक्वल्स टू 0। तो आपको मालूम होना चाहिए log की वैल्यू 0 कब आती है, log 1 इक्वल्स टू 0 होता है। तो Kp की वैल्यू 1 होनी चाहिए, और Kp की वैल्यू 1 कब आएगी, जब प्रोडक्ट की पार्शियल प्रेशर या कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की पार्शियल प्रेशर या कंसंट्रेशन शुड गिव अस 1। सो दैट इज ऑल। बाकी चीज अब मैंने आपको बता रखी है। डेल्टा जी नॉट आर अगर पॉजिटिव है रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, इफ गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इज नेगेटिव देन रिएक्शन इज कंसिडर्ड टू बी स्पॉन्टेनियस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विल बी वेपर प्रेशर। Le Chatterjee principle is finished. हाँ, तो next topic was vapor pressure. What is vapor pressure? It is very interesting topic. Vapor pressure of a substance is defined as the pressure exerted by the vapors of a substance. Generally क्या होता है, जैसे आप दो solution लो, एक तो आप ले लो किसी में परफ्यूम डाल दो, किसी में वाटर है, तो परफ्यूम और वाटर के सॉल्यूशन में अगर आप चेक करोगे तो वाटर में इतनी महक नहीं आएगी, लेकिन परफ्यूम में महक आएगी, बिकॉज परफ्यूम इज कंपोज्ड ऑफ दोज सब्सटेंसेज विच आर वॉलेटाइल एंड easy to evaporate. So the point is every liquid or solid exerts a pressure over its surface on the atmosphere, and that pressure is known as vapor pressure because that is vaporizing. So I have used a diagram, simple diagram. This is suppose this is a flask, and here I have taken an iron, some kind of insulated thing which is making these water vapors not to escape. This is vacuum, and this is the device where we can measure the pressure. Now if I am going to remove this iron rod, what will happen? Let us assume this is S2. This is S2. What will happen? These water liquid will start vaporizing, and if they are getting vaporized, because earlier there was vacuum here, तो वैक्यूम है, तो जैसे ही वैक्यूम हटेगा तो गैस वेपर will start vaporizing, and eventually this meter, whatever it is, barometer, it will start reading, and this pressure is entirely because of these liquid vapors. So we can call that this pressure is known as vapor pressure. So for example H2O liquid gives H2O gas, तो rate versus time graph है ना, is मान लेते हैं that is evaporation and this is condensation. तो evaporate होना and the same time condense होना is taken simultaneously. So the rate at which evaporation, यहाँ पे देखो this graph is moving like this. This is the point where evaporation and condensation are happening simultaneously, मतलब at the same rate, because rate is constant here. तो पहले condensation increase होता है, it try to increase and finally it gets stabilized, and where the point where it gets stabilized, that point is known as the point where vapor pressure starts forming. Now the other things about vapor pressure is most liquids are generally volatile. ज़्यादातर liquid volatiles होते हैं, and most of the solids are non-volatile, but still there are exceptions. Exception like mercury liquid is non-volatile at room temperature. That is why we take it to use as a thermometer, है ना, वो vaporize नहीं होता. That is why we take mercury as a barometer liquid.
and most of the solids are non volatile except few, for example I2 solid है ना, blue color के crystals होते हैं and they starts vaporizing. Note, अब very very important and funny thing is this vapor pressure. ये भगवान ने अजीब चीज बनाई है. Vapor pressure of a substance does not depend upon the surface area and amount of the substance. बहुत ही अजीब चीज बनाई है भगवान ने, और मुझे बड़ा मतलब मेरे दोस्तों को बहुत गुस्सा आता है इस चीज पे कि वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट अपॉन दी व्हाट टाइप ऑफ वेसल वेयर द सब्सटेंस हैज बीन टेकन और द अमाउंट. मतलब कि सब्सटेंस मतलब चाहे बीकर ऐसा हो, चाहे बीकर ऐसा हो, चाहे बीकर ऐसा हो, चाहे आपका मुंह मान लो ये आपकी बकल कैविटी है, यहां से ऐसे इसोफेगस आ रही है ना, और यहाँ पे आपका स्टमक है ना, यहाँ पे ड्यूडेनम वगैरह, और फिर यहाँ से गॉल ब्लैडर वगैरह की पाइप आती है. तो मैं बायो नहीं पढ़ा रहा, तो मैं ये बता रहा हूँ सिंपली कि कैसा भी वेसल हो और अमाउंट चाहे कितना हो, चाहे अमाउंट इतना सा हो, चाहे इतना सा क्यों ना हो, चाहे जरा सा हो, चाहे पूरा भरा हो, चाहे इतना सा ही क्यों ना हो अमाउंट, वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और द टाइप ऑफ vessel or beaker it has been taken. This is very very interesting thing, and I'm sure God has made this thing very very precisely. For example, a funny thing happens if someone drinks alcohol. Let us assume an example, drinks alcohol. What is alcohol? C2H5OH है ना. Maybe in your house, maybe your father or cousin or whatever the uncle etc used to drink this liquor. So whenever they drink alcohol, generally if the environment of your that particular house is not very friendly for alcoholic drinks, so the parents or the wife or the sisters used to disallow them. Then what happens, they generally used to come and say just you can smell my mouth. But unfortunately the sister or the mother or the wife eventually knows that he has been drinking all evening. But the point is, the person do not know that alcohol is a liquid है ना, and liquid used to vaporize है ना, it will exert vapor pressure. अब उसने पी है मान लो 7 PM पे, मान लो उसने ड्रिंक करी है, ठीक है. अब वो 7 PM से 10 PM पर क्या हुआ, 7 PM से वो 10 PM पर अपने घर गया है ना, and right now he is comfortable that his hands are not shaking and his legs are not shaking. He went home and he asked his wife, let us assume wife said you have been drinking, where were you all the evening? So he said I was with my friend but we were not drinking. But unfortunately there was single drop of C2H5OH alcohol was in his stomach है ना. जनरली क्या होता है, स्टमक से नीचे आ जाती हैं चीजें. तो अब क्योंकि एक ड्रॉप है, तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि वो एक ड्रॉप भी जो है इतना वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगी जितना ये पूरा भरा क्यों ना हो. ये पूरा स्टमक अगर भरा है और एक ड्रॉप अगर अल्कोहल की भी बची है, तो वो उतना ही वेपर प्रेशर माउथ से एक्सर्ट करेगी. मान लो ऐसा हो, वो उतना ही वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगी जितना 1 ड्रॉप एक्सर्ट करे और जितना पूरा फुली फिल्ड स्टमक अल्कोहल का जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, दैट अमाउंट विल बी सेम. सो इवेंचुअली द मोस्ट ऑफ द ड्रिंकर्स डू नॉट नो दिस थिंग. आई एम श्योर you will try to convince them that in fact a single drop if you have or in your stomach do not come at home. So that's all. So vapor pressure of a substance does not depend upon surface area and amount of the substance. I hope by my example you got this point. Now next thing is vapor pressure only depend on temperature है ना. तो अब यहाँ पे एक और चीज है. अब बाहर मान लो टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस है ना, बट बॉडी में क्या है टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस.
तो अब वेपर प्रेशर जो है ओनली ऑन टेम्परेचर डिपेंडेंट है, बिकॉज अभी मैंने पीछे आपको बताया था, मैंने शायद मिटा दिया बिना बताए, H2O लिक्विड, H2O गैस। अब मैं ये बताना चाह रहा था कि दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। अब ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, तो H2O गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा डिवाइडेड बाय, ये तो क्या है कांस्टेंट, ये तो लिक्विड है, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, तो जो इसका जो Kp होगा वो होगा पार्शियल प्रेशर ऑन H2O गैस। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, आपको मैंने बताया था कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो Kp की वैल्यू बढ़ेगी, चेंज हो जाएगी, इनफैक्ट इंक्रीज होगी। तो Kp की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो दिस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल आल्सो इंक्रीज, मींस द वेपर प्रेशर विल आल्सो इवेंचुअली इंक्रीज। मतलब कि बाहर चाहे कितना भी टेम्परेचर हो, चाहे मान लो 10 डिग्री सेल्सियस हो, 15 हो, 25 हो, 40 हो, 40 हो, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर उतना ही है। तो बॉडी में जैसे मान लो सर्दी में उसने ड्रिंक करी और बॉडी में टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, अब उसका जो Kp है दैट चेंज। अब जनरली अगर जैसे सर्दियों में अगर आप अल्कोहल को सूंघोगे तो इतनी बदबू नहीं आएगी, लेकिन अगर वो बॉडी में चलेगी तो बहुत जबरदस्त वेपर प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो वो जो वेपर प्रेशर है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, बिकॉज दैट इज ए इक्विलिब्रियम, है ना। तो आप केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री को अपनी लाइफ से हमें जोड़ना चाहिए, तो केमिस्ट्री शायद और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। तो दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग दैट Kp वैल्यू विल इंक्रीज इवेंचुअली इफ द alcohol consumption is in body or it is in stomach, because in stomach the temperature is approximately 38 degrees Celsius. So vapor pressure only dependent on temperature. If we are going to increase temperature, vapor pressure will eventually increase. Stronger the intermolecular forces, lesser will be the escaping tendency and therefore lower will be the vapor pressure. मतलब जितना एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ के रखेगा, if two molecules are going to hold each other firmly, then there is very less possibility to escape them. So it also depends upon intermolecular forces. Now example मैंने एक लिया है, therefore lower will be the vapor pressure. एक एग्जांपल लिया है, C2H5 has greater vapor pressure than H2O. अब यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि वाटर से ज्यादा वेपर प्रेशर कौन एक्सर्ट करेगा, अल्कोहल। अब आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा उतना लोअर क्या होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जितना प्रेशर ये एक्सर्ट कर रहा है उतना ही अगर एटमॉस्फेयर एक्सर्ट करने लगे तो मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट एस्केपिंग, दैट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। मैंने पहले भी आपको बताया। अब यहाँ पे बात ये कि जितना कम होगा, है ना, जितना वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो एटमॉस्फेयर उतना कम प्रेशर लगाएगा, उतना इजीली मॉलिक्यूल एस्केप हो जाएंगे, यानी बॉइलिंग पॉइंट विल बी लेस इफ वेपर प्रेशर इज हाई। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, ये एक और बड़ा ही तगड़ा ड्रॉबैक है, अगर आपको केमिस्ट्री पता है तो शायद और अच्छे से समझोगे। देखो C2H5 हैज ऑलरेडी ग्रेटर वेपर प्रेशर देन H2O। अब 12th में एक चैप्टर है सॉल्यूशन, मैं आपको पढ़ाऊंगा उस समय, वापस ये टॉपिक फिर से डिस्कस करूंगा। सॉल्यूशन में एक टॉपिक होता है पॉजिटिव डेविएशन। तो जब वाटर, अब जनरली जो अल्कोहल ड्रिंकर्स हैं दे यूज टू ड्रिंक इट विद द हेल्प ऑफ वाटर, है ना, बिकॉज बिना वाटर के तो पी नहीं सकते। अब वाटर और अल्कोहलिक फॉर्म आ पॉजिटिव एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाते हैं विच शो पॉजिटिव डेविएशन। मतलब कि जो वेपर प्रेशर अल्कोहल का जो ऑलरेडी हाई है इन कंपैरिजन टू वाटर, जब वो वाटर के साथ मिल जाती है तो उसका वेपर प्रेशर डबल और ट्रिपल हो जाता है। तो जो ड्रिंकर है उसे ये बात नहीं मालूम है, एक तो वैसे ही वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, ऊपर से स्टमक में वाटर है और आपने वाटर भी पिया है, तो दोनों मिलके उसका जो वेपर प्रेशर है इवेंचुअली और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से बदबू आने की संभावना, जैसे ही एक ड्रिंकर आदमी कमरे में घुसता है तो पूरे कमरे में बदबू आ जाती है। दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। सो वेपर प्रेशर ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट कम, वेपर प्रेशर कम, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। Relative humidity, I think you should know that in most of the cities, most probably there are two parameters which are generally seen if you are going to travel in that city. For example, the temperature and the humidity, है ना। For example, the places which are tropical coastal, if the place is coastal, for example Goa, है ना, Mumbai etc.,
देन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज क्वाइट हाई। तो जब आपको पसीना आएगा तो एटमॉस्फेयर में भी उतना ही लिक्विड है, तो आपका पानी इवेपोरेट नहीं होगा, आपको गर्मी डबल लगेगी, है ना। दैट हैपन्स इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में ढेर सारी गर्मी लगती है, तो क्योंकि वहाँ पे कोस्टल एरियाज हैं एंड कोस्टल एरियाज में रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी आप समझ लो, RH से डिनोट करते हैं, इट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ H2O इनटू 100। तो आपको सुनने में मिलेगा टुडे इज 30% ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं, वैसे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलना चाहिए। 30%, 50%, 60%, 80%। जब रेनी सीजन आ जाता है तो 90%, 95%, और जब रेन ही हो जाती है तो 100% बोलते हैं उसे। सो वेपर प्रेशर ऑफ H2O इज ऑल्सो कॉल्ड एक्वस टेंशन, ये आपको याद रखना चाहिए। एट इक्विलिब्रियम ऑफ H2O लिक्विड गिव्स H2O गैस। इस केस में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O है दैट बिकम्स वेपर प्रेशर ऑफ H2O, है ना। आपको अभी डेफिनेशन में भी बताया था, जो वेपर प्रेशर है दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O एट इक्विलिब्रियम, एंड दस रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू 100%। यहाँ पे भी Vp, यहाँ पे भी Vp से Vp कट जाएगा, 100 ही आएगा। एंड एयर इज सेड टू बी सैचुरेटेड विद रिस्पेक्ट टू मॉइस्चर। सो दैट इज ऑल अबाउट वेपर प्रेशर। अब हम पढ़ेंगे डेलिगेसेंट एंड इफ्लोरेसेंट सब्सटेंस, और एक न्यूमेरिकल करेंगे, एक नहीं दो। आई थिंक दूसरी वीडियो बनानी पड़ेगी।